आज मेरी ज़िंदगी के दो हैरान कुन वाक़यात हुए और मैं दोनों वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। मैं 31 साल से जर्नलिज़्म के अंदर हूँ और 1991 में मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था और इस दौरान 8 हुकूमतें आई और हुकूमतें चली गई और बहुत से इस दौरान तब्दीलियाँ भी पाकिस्तान के अंदर और बैरून पाकिस्तान भी। और मैं इन तब्दीलियों का कई जगह पे हिस्सा भी रहा। लिहाजा इन 31 साल के तजर्बात की बुनियाद पे दो चीज़ें जिनको मैं हैरान कुन कह रहा हूँ वो आज आपके सामने मैं रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज अरशद शरीफ साहब का जनाजा था जिसमें मैं ख़ुद भी शरीक हुआ। मैंने ज़िंदगी में किसी भी सहाफ़ी का इससे बड़ा जनाजा नहीं देखा। अगर ये कहा जाए कि वहाँ पे लाखों लोग थे तो वो बात गलत नहीं होगी, बल्कि आप ये अगर आप इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं तो मारगला रोड से लेके सारा जो फैसल मस्जिद है वो उस तक लोग ही लोग थे और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं। और ये लोग सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं आए थे बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए थे। उसमें कराची से कई लोग ऐसे आए, बल्कि बैरून मुल्क से भी मुझे कोई ऐसे लोग भी मिले जो दूसरे मुल्कों से सिर्फ अरशद शरीफ का जनाजा पढ़ने के लिए आए। तो ये मेरे लिए एक हैरान कुन वाक़या था कि सहाफ़ियों की ये इज़्ज़त भी लोगों के दिलों में हो सकती है, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि सहाफ़ी को कंट्रोवर्शियल होते हैं, लिहाजा उनके साथ इतनी वालहाना मोहब्बत नहीं होती। लेकिन अरशद शरीफ ने यह साबित कर दिया कि अगर आप निडर हैं, अगर आप बहादुर हैं, अगर आप एक ऑब्जेक्टिव सहाफ़त करना चाहते हैं और अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो लोग आपको पसंद करते हैं। हम अरशद शरीफ के व्यूज़ से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी एफ़र्ट है, जो उसकी प्रोफेशनलिज्म है, जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी, उस पर कोई डाउट ही नहीं है। लिहाजा आज मुझे इस चीज़ का ऐलान करते हुए अच्छा भी लग रहा है कि सहाफ़ी अगर मेहनत करे और वो काम करने की कोशिश करे तो लोग उसके इंतकाल के बाद भी उससे मोहब्बत करते हैं और अरशद शरीफ वाकई इस चीज़ के काबिल था, अहल था। दूसरी चीज़ जिसका मैं इजहार करना चाहता हूँ कि मैंने 31 साल की जर्नलिज्म में कभी ऐसा नहीं देखा कि ISI के चीफ इस तरह पब्लिकली मीडिया के सामने बैठे हों और उन्होंने सवाल का जवाब दिया और वो सब कुछ लाइव चल रहा हो। आज DGISPR बाबर, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और उनके साथ DGISI जनरल नदीम दोनों कौम के सामने आए और उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। और ये भी मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी का एक हैरान कुन वाक़या था, क्योंकि ISI के जो चीफ़ होते हैं उन्हें हमेशा खुफिया रखा जाता है और कोशिश करते हैं वो कि वो पब्लिक में ना आए। जनरल फैज़ साहब की मैं मिसाल देता हूँ कि जनरल फैज़ साहब एक बार भी पब्लिकली लोगों के सामने नहीं आए। और उससे पहले आप जितने भी ISI के चीफ़ गुजरे हैं आप उनका प्रोफाइल देख लें, बल्कि जो बड़े बड़े वाक़यात हुए जिस तरह बम्बई अटैक्स हुए 2008 में, उस वक्त भी DGISI ने एक छोटे कमरे में चंद सहाफ़ियों को बुलवा के बात की थी। पब्लिकली उस वक्त भी उन्होंने बात नहीं की। फिर उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन था उसमें भी फ़ौज की तरफ से या DGISI की तरफ से कोई इस किस्म की मीडिया ब्रीफिंग नहीं हुई जिसको हम कह सकेंगे पब्लिकली मीडिया ब्रीफिंग थी। तो ये पहला वाक़या है मेरी ज़िंदगी में कि जिसमें इस तरह ISI के चीफ़ ने बैठ के सवालों का जवाब दिया और क्लैरिटी के साथ बात की हो। तो मैं इस सूरत-ए-हाल को देख के, इन दोनों चीज़ों को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान वाकई गैर मामूली हालात का शिकार है या गैर मामूली हालात से गुजर रहा है, क्योंकि इस तरह ISI के चीफ़ का DGISPR के साथ बैठ के प्रेस ब्रीफिंग करना और जो अरशद शरीफ का जनाजा है उसका इतना बड़ा जनाजा होना और उसके अंदर जो नारे लग रहे थे उसको नज़र में रखना, ये वाकई पाकिस्तान के आने वाले दिन या तो मुश्किल हैं या फिर बहुत ही अच्छे होंगे। बहरहाल गैर मामूली हालात हैं और इन गैर मामूली हालात पे मैं आज के व्लॉग में बात करना चाहता हूँ। आज DGISPR ने और ISI के चीफ़ ने कुछ सवाल कौम के सामने रखे हैं और इन सवालों के अंदर ही सारी कहानी छुपी हुई है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू का एक हिस्सा मुलाज़ा कर लें और वो सवाल देखें। इन सवालों के अंदर एक पूरी कहानी छुपी हुई है। मैं उस कहानी की वजाहत इस 60 के बाद करूंगा। उन्हें चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से के प्रोटोकॉल ऑफ अफरीदी ने ग्रीन नंबर प्लेट डबल केबन में एयरपोर्ट पहुंचाया। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने ही तमाम काउंटर्स पर अरशद शरीफ की मुआवनत की और उन्हें फ्लाइट तक पहुंचाया। इस हवाले से इदारों की जानिब से अरशद शरीफ को रोकने की किसी भी किस्म की कोशिश नहीं की गई। अगर गवर्नमेंट रोकना चाहती तो FIA के जरिए ये कर सकते। अरशद शरीफ साहब तब तक UAE में रहे जब तक उनके पास UAE का वैलिड वीजा। अरशद शरीफ UAE से केनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीजा एक्सपायर हुआ। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया?
इस सवाल का जवाब लेना चाहिए। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि यूएई रवानगी से मुंसलिक दस्तावेजी मामलात को किसने सरंजाम, मुत्तहिदा अमारात में, अरब अमारात में अरशद शरीफ के क़याम ताम का बंदोबस्त कौन, किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए, वरना उन्हें किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क, खास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है। एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है कि जब अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया तो सिर्फ कीनिया ही वो वीज़ा फ्री मुल्क था जहाँ पे वो एंट्री ले सकते थे। हालांकि दुनिया में कम से कम 34 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तानियों को मौजूद है। अरशद शरीफ क्यों कर कीनिया पहुंचे और उनकी मेज़बानी कौन कर रहा, उनका पाकिस्तान में किस किस से रब्ता था, अरशद शरीफ की वफात से मुंसलिक किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन है, उनका अरशद से क्या रिश्ता, पहले से जानते थे या किसी ने यह राब्ता इस्तवार कराया। कुछ लोगों ने अरशद शरीफ साहब के लंदन में मुलाकात के दावे भी किए, वो दावे उनसे किसने करवाए और किन बुनियादों पर वो दावे किए गए, क्या ये दावे भी फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा था। अरशद शरीफ की वफात एक दूर अफ्तादा इलाके में हुई और कीनिया पुलिस ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं था, तो उनकी वफात की खबर सबसे पहले किसने और किसको दी। कीनिया की पुलिस और हुकूमत ने इस केस में अपनी गलती को तस्लीम किया है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये वाकई एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का वाकया था या टारगेट करें। बहुत से सवालात जवाब तलब। इस अफसोसनाक वाकये की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत, और इसके लिए हमने हुकूमत से हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी कमीशन की इस्तदा की। इस कमीशन को अगर बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक, IT एक्सपर्ट्स, इवन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UN नुमाइंदों की माहिरीन की जरूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। इन तमाम हालात व वाकयात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना। अरशद शरीफ की नागहानी मौत के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मखसूस लोगों ने फौरन इल्जामात का रुख फौज की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। ये जो सवाल है और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो कल जो पेशरफ्त हुई सारी, उस पेशरफ्त में कुछ चीज़ें सामने आई। एक तो फैसल वाडा साहब ने इंकशाफ किया कि मैं आखिरी वक्त तक अरशद शरीफ साहब के साथ राब्ते में था, और ये बात उनकी दुरुस्त भी है क्योंकि आज DGI ने ये तस्लीम किया कि उनके जो जूनियर हैं उनके साथ उनका राब्ता था, और ये जो राब्ता था मेरी इतलात के मुताबिक फैसल वाडा साहब ने ये राब्ता करवाया था। लिहाजा फैसल वाडा साहब इस पिक्चर के अंदर थे और उनके पास ये पैगामात भी मौजूद हैं जो अरशद शरीफ साहब की तरफ से थे और कुछ हमारे लोगों की तरफ से भी थे। तो वो फैसल वाडा साहब उसको ब्रिज कर रहे थे। लिहाजा फैसल वाडा साहब की ये बात गलत नहीं है कि मैं उनके साथ, अरशद शरीफ साहब के साथ राब्ते में था, और मुझे पता है कि ये मामलात किस तरह चलते रहे। ये फैसल वाडा साहब का कहना तो ज़ाहिर है फैसल वाडा साहब मौजूद है, उनका मोबाइल मौजूद है, और जब वो तस्लीम कर रहे हैं तो फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं रहता। एक और चीज़ जो कल से अफवाह की शक्ल में गर्दिश कर रही है वो ये कि इमरान खान साहब ने व्हाट्सएप किया था चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब को कि आप एक रिपोर्ट जारी करो कि जिसमें अलर्ट हो अरशद शरीफ के लिए कि अरशद शरीफ के लिए कुछ कातिल अफ़गानिस्तान से चल पड़े हैं और वो इनको असैसिनेट करना चाहते हैं। और महमूद खान ने ना सिर्फ ये अलर्ट जारी की बल्कि ये अलर्ट पब्लिक नहीं की गई, और किसी भी सरकारी इदारे, किसी भी रियासती इदारे को इस मामले में किसी तरह भी एतमाद में नहीं लिया गया था। ना ISI से कहा गया था, ना IB को बताया गया था, और एक अलर्ट जारी करके इमरान खान साहब को भिजवा दी गई थी, और इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ को बुलवा के वो अलर्ट उनके सामने रखी थी। उन्होंने बताया था कि आपके लिए हालात मुश्किल हैं, आप फौरी तौर पर निकल जाएँ। लिहाजा फ़ौज की तरफ से ये एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, या ये हक़ाइक़ हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब वो मुहर्रक बने कि जिसके ज़रिए, जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब ने पाकिस्तान छोड़ा, और सुलेमान इकबाल साहब जो ARY के मालिक हैं वो उनकी कॉन्सेंट भी शामिल थी, क्योंकि जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं ARY के हमाद साहब, उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मुझे सुलेमान इकबाल साहब ने कहा था कि फ़ौरी तौर पर अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवा दो। तो अब अरशद शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट किया, इनको खैबर पख्तूनख्वा भिजवाया, ये चीफ मिनिस्टर के मेहमान रहे, फिर चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में उनको एयरपोर्ट पहुंचाया गया, बोर्डिंग पास भी गवर्नमेंट ने हासिल किया और इनको फ़्लाइट में बिठा कर दुबई रवाना कर दिया गया। अब दुबई के अंदर सुलेमान इकबाल साहब के दोस्त, उनके अपना स्टाफ था, उन्होंने उनको अपने पास रखा। लिहाजा जितना अर्सा ये दुबई के अंदर रहे, ये सुलेमान इकबाल साहब के मेहमान थे और सुलेमान इकबाल साहब के फ़्लाइट में ही रहते रहे। ये चीज़ भी ज़ाहिर अब इदारों के पास है। फिर ये दावा भी किया जा रहा है कि उनको दुबई से पाकिस्तान के किसी इदारे या किसी शख्सियत ने नहीं निकलवाया, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और उसके बाद अब वो वहाँ पे नहीं रह सकते थे। तो एक जो एविडेंस पेश किया जा रहा है, आप ये सब पब्लिकली तो नहीं, वैसे पेश किया जा रहा है कि उन्हें सुलेमान इकबाल साहब या ARY के जो मालिकान हैं उन्हीं ने उन्हें राज़ी किया था कि आप यहाँ से
कीनिया चले जाएँ कि क्योंकि कीनिया के अंदर इनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट थी और वहाँ पे इनका ख्याल ये था कि इनका ख्याल रखा जाएगा। अब वहाँ पे दो लोगों का नाम बार-बार आ रहा है, एक वक़ार अहमद का नाम आ रहा है, एक खुर्रम अहमद का नाम आ रहा है। ये दोनों हज़रात जो हैं इनका प्रॉपर्टी के साथ ताल्लुक़ है। वक़ार अहमद का ताल्लुक़ कराची के साथ है और ये वहाँ पे कोई डेवलपर हैं और प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं और कहा यह जा रहा है कि इनका ताल्लुक़ सुलेमान इकबाल साहब के साथ था और ये उनके कोई बिज़नेस पार्टनर भी हैं जिनके पास अरशद शरीफ साहब को रखा गया था और अरशद शरीफ साहब उन्हीं के घर में मुकीम रहे। वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद को पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं जानता था। इवन जो ARY के एम्प्लॉइज़ या हमारे कुलीग्स हैं या दोस्त हैं, उनसे भी मैंने पूछा तो किसी शख्स को भी ये पता नहीं था कि वक़ार अहमद कौन है और खुर्रम अहमद कौन है। इवन जो अरशद शरीफ मरहूम की जो फैमिली है वो भी इससे वाकिफ़ नहीं थी, बल्कि फ़ैमिली के ज़्यादातर लोग, बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि शायद पूरे लोग ही ये वाकिफ़ इस चीज़ से नहीं थे कि अरशद शरीफ कीनिया के अंदर है। एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा था कि वो शायद लंदन के अंदर है और वहाँ पे वो मुकीम है। तो ये इंप्रेशन बाय कर रहे थे लोग और सबको ये बताया जा रहा था, इवन फैमिली को भी ये बताया जा रहा था, जबकि वो कीनिया के अंदर थे और कीनिया में भी वो नैरोबी के में नहीं थे, बल्कि वो नैरोबी से दूर एक फार्म हाउस में रखे गए थे। और जब ये वाक़या पेश आया अरशद शरीफ के साथ तो खुर्रम अहमद ने सबसे पहली जो कॉल की थी वो सुलेमान इकबाल को की थी और उनको ये बताया था कि अरशद शरीफ का इंतकाल हो गया, वो उनको गोली लग गई है और इनकी फैमिली को भी इतला नहीं दी गई थी। और सुलेमान इकबाल ने फिर उसके बाद अपने स्टाफ को या ARY के लोगों को बताया था कि अरशद शरीफ का इस तरह शहादत हो गई है। तो ये जो सारी स्टोरी है वो अब यूँ महसूस होता है कि इस स्टोरी जो है ना उसमें सुलेमान इकबाल साहब एक मेन किरदार हैं, फिर महमूद खान साहब जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं वो इसका किरदार है और थर्डली इमरान खान साहब इसका किरदार है और कुछ लोग और भी हैं जिनके व्हाट्सएप नंबर्स और उनका फर्स्ट का डाटा जो है वो एजेंसीज़ के पास है और एजेंसीज़ ये चाहती हैं कि जब कमीशन बने तो उन सब के सामने रखा जाए। फिर ये भी आज जो DGI ने कहा कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर कोई ख़तरा नहीं था, तो ये भी बड़ी एक क्लियर लाइन है जो अफवाज पाकिस्तान ले रही है कि हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई थ्रेट उनको नहीं थी। और जब वो यहाँ से जा रहे थे उससे पहले भी वो एजेंसीज़ के साथ राब्ते में थे और वो बाहर से भी उनका राब्ता था। लिहाजा ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो किसी न किसी लेवल पे उनके साथ राब्ते में थी और वो शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल फैसला तो ज़ाहिर कमीशन ने करना है, लेकिन अब ये जो ताने बाने बुने जा रहे हैं, ये जो ताने बाने बुन कर सामने आ रहे हैं, उनसे यूँ ही महसूस होता है कि सुलेमान इकबाल साहब जो है उनका रेड वारंट जारी होगा और वो इस वक्त क्योंकि कनाडा में है तो कनाडा से उनको बुला के कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। सेम इसी तरह इमरान खान साहब को भी बुलाया जाएगा और उससे पहले फैसल वाड़ा साहब और महमूद खान को भी कमीशन तलब करेगा और महमूद खान से ये पूछा जाएगा कि आप बताएं कि ये जो आपने अलर्ट जारी की थी किसके बिहाफ पे की थी और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन था, क्या किसी एजेंसी ने आपको बताया था या किसी फ़र्द वाहिद ने आपको बताया था। तो अब यूँ महसूस होता है कि महमूद खान साहब भी इसमें फंस गए। इमरान खान साहब ने क्योंकि खुद एतराफ़ कर लिया कि मैंने उनको बाहर भिजवाया था, इमरान खान साहब भी इसमें फंस गए। और सुलेमान इकबाल साहब जो हैं जिनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी इदारों के पास हैं और उसके अलावा उनकी जो कन्वर्सेशन है जो उनकी अरशद शरीफ साहब के साथ जो राब्ते वो भी अब स्टैब्लिश हो रहे हैं। और इसके साथ साथ वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद जो कीनिया के अंदर हैं और जिनका ताल्लुक़ जो है वो मेरी इतलात के मुताबिक सुलेमान इकबाल साहब के साथ वो एक बिज़नेस पार्टनरशिप है। तो ये सारी चीज़ें जो अब खुलती चली जा रही हैं और आने वाले दिनों में मेरा ख़्याल है एक ज़्यादा हंगामा खेज़ किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर होगी जिसको हम पहले से फोर्स ही कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करता चलूँ इस वीला के आखिर में कि आज DGI ने 2 एतराफ़ और भी किए हैं और ये मेरा ख़्याल है कि ये वार्निंग है इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब अगर इस सारे सिलसिले से बाज नहीं आते तो मेरा ख़्याल है शायद कोई पब्लिकली सबूत भी पेश कर दिया जाए। पहला तो ये तस्लीम किया गया कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकातें हुई और ये भी कहा गया कि वो रात की तन्हाई में मिलते हैं और दिन के वक्त उनका नैरेटिव मुख्तलिफ होता है। तो वो सारी मुलाकातें मेरा ख़्याल है आने वाले दिनों में अगर इमरान खान साहब ने ज़्यादा पुश किया तो वो कौम के सामने रख दी जाएंगी, जिसमें वो ऑडियो और वीडियो फॉर्म में भी और ज़ाहिर इमरान खान साहब के लिए उससे बचना या जो इनके मुतालबात से उनकी जस्टिफिकेशन देना इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मार्च के अंदर आर्मी चीफ़ को अनलिमिटेड तोसी की ऑफ़र की थी और ये ऑफ़र परवेज़ खटक साहब के ज़रिए की गई थी, तो वो भी मेरा ख्याल ये है कि कौम के सामने रख दी जाएगी और इस सिलसिले में परवेज़ खटक साहब से गवाही मांगी जाएगी और परवेज़ खटक साहब को गवाही देनी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये कहा था इमरान खान साहब के कहने पे। तो उसके बाद इमरान खान साहब के पास गुंजाइश कम हो जाएगी सारे इस मामला से बचने की, निकलने की।
और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने क्योंकि बहुत से मुतालबात किए थे ISI से भी और आर्मी चीफ से भी, वो रिकॉर्ड भी मेरा ख्याल है कौम के सामने रख दिया जाएगा आने वाले दिनों में, और उसमें इमरान खान साहब जस्टिफाई चीज़ों को नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा अब एक ही ऑप्शन बचता है इमरान खान साहब के पास कि वो अगर इन मामला से बचना चाहते हैं तो लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ करके वो गवर्नमेंट के साथ बैठें और बैठ के कोई पीसफुल किस्म का सलूशन निकालें मामलात का। क्योंकि अगर ये पोलराइजेशन आगे बढ़ती है तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट इनको ये मौका देगी कि वो लॉन्ग मार्च करके आके इस्लामाबाद को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकें। लिहाजा आने वाले दिन वाकई ही इंटरेस्टिंग है, बल्कि मैं ये कहूँगा इंटरेस्टिंग नहीं है, खौफनाक है।